हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर 3। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेक्चर 2 तक मैंने पढ़ा दिया है। पहले आप जाकर उस वीडियो देखिए, जिसके बाद आप लेक्चर 3 को अटेंड कीजिए, जिसके बाद आपको लेक्चर 3 बढ़िया से समझ में आएगा। ऐसे मेरा आशा पूरा रहेगा कि आप लेक्चर 3 से भी पढ़ रहे हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसा मैं पढ़ाऊँगा ही, ठीक ना। देखिए, वो लेक्चर 2 में मैंने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है ये मैंने बताया था, और उसको मैंने परिभाषा भी उसका लिखा दिया था। लेकिन उसका एक्सप्लेन होता है ना, वो मैंने नहीं कर पाया था। थोड़ा सा लाइट चली गई थी, जिसके कारण वो वीडियो नहीं बन पाया था। चलिए हम वहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं। क्या है मेरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं, रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने लिखा दिया था। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, पहले मैं इसका आपको कैसे बताऊं, पहले एग्जाम्पल से समझा देता हूं, जिसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका परिभाषा लिखवा दूंगा। देखिए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हुआ, ठीक। मान लीजिए जिसे मेरा है H2 + O2 बना दिया मेरा क्या, जल। क्या बनाया? जल बना दिया, ठीक। अब भाई साहब जल मेरा बना दिया, ठीक ना। आप इस समीकरण को मैंने संतुलित नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, ये लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो मैंने ऐसा अभिक्रिया करवाया जिसको मैंने क्या किया, अभी तक संतुलित ही नहीं किया। अब इसको देखते हैं, हम इसको अब थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। अब भाई इसको हम संतुलित नहीं किए तो इससे हमारा क्या प्रभाव पड़ने वाला है रासायनिक अभिक्रिया पर, वो देखते हैं, ठीक। देखिए, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, चलिए यहाँ तक संतुलित है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, ठीक। यहाँ तक चलिए, ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं वही हम बता रहे हैं। देखिए, एक नियम आपका होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक, उसका द्रव्यमान का योग और उसके बाद जो बनता है उत्पाद, उसका द्रव्यमान का योग दोनों आपस में बराबर होता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, आप द्रव्यमान हम निकालते हैं सबका, AMU हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 × 2 बराबर हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, एक ही ऑक्सीजन है तो 16, 2 + 16 दूनी 32 बराबर 2 + 16। अब यहाँ पर 32 2 34, यहाँ पर कितना हुआ, 16 2 18, 16 2 कितना हुआ, 18। आप बताइए, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है? ये समीकरण जो मैंने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभिकारक में जो भाग लिया, जो पदार्थ जो था अभिकारक में भाग लिया, उसका द्रव्यमान का योग कितना आया, तो 34 आया। और उसके बाद जो उत्पाद का निर्माण हुआ, उसका द्रव्यमान कितना आया, 18 हुआ। तो ये दोनों बराबर रहता तब मेरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता। दोनों बराबर नहीं हुआ है तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो संतुलित आप जब करिएगा तभी वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करेगा, क्योंकि जब तक संतुलित आप नहीं करेंगे तो अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान आपस में बराबर नहीं होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर संतुलित मैंने नहीं किया तो इधर 34 आ गया, इधर 18 आ गया, ठीक ना। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको देखिए हम फिर से इधर लिख लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर H2 है ना, H2 है प्लस O2 है, ठीक। अभिक्रिया क्या है, किया, जल बना है, ठीक। अब हम संतुलित करते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, 4 हो गया, यहाँ पर 2 लगाते हैं, कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, मेरा 2 हो गया।
ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यानी कि ऑक्सीजन 2 है। अब इसका हम द्रव्यमान लिखते हैं, क्या इसका हम द्रव्यमान सबके निकालते हैं, ठीक ना। इसका देखिए, ये मेरा अभिकारक है, क्या है ये भाई, मेरा अभिकारक है। ये क्या है, ये मेरा अभिकारक है, ये मेरा क्या है, उत्पाद है। क्या ये अभिकारक, ये उत्पाद है। अभिकारक के हम द्रव्यमान निकालते हैं। देखिए ये 2 है तो 2 लगा देते हैं, ठीक। पहले आगे हाइड्रोजन का कितना होता है, द्रव्यमान 1 होता है, ठीक। हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो है, ये जोड़ दिए, ठीक। प्लस ये प्लस था, प्लस दे दिए। ऑक्सीजन कितना होता है, 16। ऑक्सीजन कै है, 2 गो, बराबर दे, अब ये 16 गुने 2 दीजिए, अब बराबर दीजिए, ठीक ना। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन ये जल, पूरा जल का अणु कितना है, 2 है, 2 दे दिए। फिर ब्रैकेट जो आगे रहता है उसके बाद ब्रैकेट घेरिए। हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ठीक। हाइड्रोजन कै होता है, कै 2 गो, तो 1 गुने 2 प्लस आगे जा रहे हैं, प्लस दीजिए। ये क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, ठीक। आप देखिए जोड़िए, गुना कीजिए पहले। ये 2 था, 2 लीजिए, 2 एकम 2, ठीक, प्लस 16 दूनी 32 बराबर 2 एक 2 तो 2, 2 एकम 2 और 16 तो 16, ठीक। आप जोड़िए, 2 दूनी 4, 4 प्लस 32, देखिए 2 और 16 2 18, ठीक। इधर 32 और 4 36, 18 दूनी 36, आगे न बराबर। मतलब कि जब तक आप संतुलित नहीं करिएगा, जब तक उसका द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर मेरा असंतुलित है, ये क्या है, मेरा असंतुलित है, ये क्या है, मेरा असंतुलित है, ये क्या है, असंतुलित है। ये मेरा क्या, ये संतुलित है, ठीक। यहाँ पता चल गया। तो वही असंतुलित है तो इसका द्रव्यमान बराबर नहीं आया, ठीक ना। दोनों अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं आया। यहाँ पर देखिए, अभिकारक का द्रव्यमान जब इसको संतुलित किए तो अभिकारक द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या आ गया, बराबर आ गया। तो वही कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक द्रव्यमान, देखियो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, आप तो पूरा बता सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण, क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। मतलब कि जब तक आप संतुलित नहीं कीजिएगा तब तक द्रव्यमान क्या होगा, अभिकारक के भी अलग आ जाएगा और उत्पाद का भी अलग आ जाएगा। जब द्रव्यमान अभिकारक का उत्पाद का विभिन्न मतलब अलग अलग आता है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं करता है। जब आप संतुलित कीजिएगा तब अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर आएगा, तब वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम करेगा। तब वहां से क्वेश्चन आ जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसलिए क्यों आवश्यक है, तो मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण को नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक ना। आप इसको एग्जाम्पल लिख लेना है, ठीक ना। हम देख लेते हैं कहां तक जाना आता है। पहले हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक ना। यहां पर आपको कौन नाम लिख देते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं। लिखिए, द्रव्यमान संरक्षण के द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो गया, इसका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो ये मेरा हो गया किसका, ये हो गया मेरा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है उसका परिभाषा। चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मिटाने वाला ले लेते हैं। चलिए मिटाने वाला हम ले लेते हैं यहां से। अब मेरा अगला टॉपिक आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या आता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण आता है, उसको हम चलते हैं, उसको देखते हैं। अब मेरा अगला आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण।
असंतुलित रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण। वही अभी असंतुलित नहीं हुआ था, क्या हुआ था आप जानबे करते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरा है मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम है प्लस यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक ना, ये अभिक्रिया दोनों किया, ठीक ठीक, ये अभिक्रिया कर लिया, सॉरी ये O2 लिख लेते हैं, ठीक। जब ये मेरा देखिए इसका संयोजकता होता है +2, इसका कितना होता है -2 होता है, ठीक। ये दो, इसका 2 इधर आता है संयोजकता, इसका 2 इधर आता है, 2 एकम 2, एक मरते करता है ये वाला और एक मरते ये एक यहाँ आता है, ये एक यहाँ आता है, तो हमारे यहाँ पर बनता है MgO, ठीक, MgO बना, ठीक। अब देखिए हम इसको असंतुलित किए, क्या किए, हम इसको संतुलित अभी नहीं किए, ठीक ना, आप मिटा देते हैं, ये सब समझ तो गए होंगे। देखिए अब बताइए यहाँ पर मैग्नीशियम मेरा क्या है, एक अणु है। मैग्नीशियम का कितना अणु है, एक अणु, मतलब जो आगे रहता है उसको अणु बोलते हैं। मैग्नीशियम का कितना अणु है, एक अणु। यहाँ मैग्नीशियम का कितना अणु है, एक अणु है, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 अणु है, ऑक्सीजन का कितना अणु है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना अणु है, एक अणु है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका यहाँ पर एक अणु है, यहाँ पर 2 अणु है, तो यही मेरा असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तो क्या लिखेगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके ये अभिकारक होता है, क्या होता है, ये जो दोनों है ये अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, क्या है भाई, अभिकारक। अभिकारक के बाद ये क्या है मेरा, उत्पाद या प्रतिफल, इसी को कहा जाता है, उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है, उत्पाद या प्रतिफल इसी को कहा जाता है, ठीक। अब इसका क्या लिखेगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों और तत्वों की जो परमाणु की संख्या होती है, क्या, तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, वो हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब क्या समझे, परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है, चलिए भाई ये बात सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ही है, तो यही तो असंतुलित हो गया, मतलब इधर भी 2 है तो इधर भी 2 रहना चाहिए। तो वही क्या कहता है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना ही, अधिक असमान होता है, क्या होता है, असमान होता है या भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है, वही हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए इसका हम परिभाषा हम लिख लेते हैं, लिखिए इसको आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, लिखिए वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या असमान होती है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच के परमाणु संख्या, अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, असंतुलित रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक। ये मेरा क्या हुआ, असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ, ठीक। आगे हम चलते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। आगे हम चलते हैं, अगला टॉपिक मेरा आता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको आप समझ गए होंगे, चलिए मिटा देते हैं।
चलिए अगला मेरा टॉपिक आता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या आता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है मेरा, देखिए मान लीजिए, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन। जैसे मान लीजिए आप, ये चूना है, क्या है? चूना, CaO चूना है, ठीक। इसको आप जल में डालिए, क्या? जल में। ये मेरा क्या है? चूना है, ठीक। ये चूना है, ये मेरा जल है, ठीक। जब आप चूना को जल में डालिएगा तो मेरा यहाँ पर बनता है CaOH के होल ट्वाइस, ठीक ना। ये कैसे बनता है ये सब आप जानबे करते हैं, ठीक ना। CaOH के, ये है चूने का जल, इसका नाम है चूने का जल। चूने का जल क्या होगा? देखिए जैसे ही आप एक मतलब कि प्रैक्टिकल कीजिएगा अपने घर पर, क्या कीजिएगा? पानी ले लीजिएगा, ठीक ना। उसमें हल्का सा चूना डालिएगा तो कुछ समय बाद चूना क्या होगा? उसमें उबलने लगेगा। उबलने के बाद वहाँ से ऊष्मा क्या होगा? उत्सर्जित होगा, बाहर निकलने लगेगा। क्या? बाहर निकलने लगेगा। जैसे आप जैसे लकड़ी जलाइए, लकड़ी जलाएगा तो पूरा ऊष्मा क्या निकलता है? ऊपर चल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, ठीक ना। वही हमारा क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप चूना को, क्या? चूना को जल में डालिएगा तो वहाँ से आपका क्या होगा? ये CaOH के होल ट्वाइस बनता है, मतलब इसका नाम है चूने का जल। वहां से क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, वहां उष्मा का उत्सर्जन देखिएगा, उष्मा निकलेगा, ठीक ना। उष्मा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। वो हमारा क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो उसका हम चलते परिभाषा लिख देते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल में लिख लेना है। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, लकड़ी का जलना। क्या? लकड़ी का जलना, ये आपका दूसरा परिभाषा है, ठीक है। लकड़ी को आप जलाइएगा तो लकड़ी को जलाएगा तो क्या हो जाएगा? वहां से उष्मा आपको निकलने लगेगा। जब उष्मा निकलता है तो उसको कहते हैं उष्मा उत्सर्जित हो रहा है। जब उष्मा उत्सर्जित होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसका परिभाषा लिखते हैं। वैसा क्या है परिभाषा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा या बोलिए या ऊर्जा बोलिए, उष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक ना। तो ये हुआ मेरा किसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अगला चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, चलिए मेरा अगला आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या आता है? ऊष्माशोषी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उष्मा क्या करता है? बाहर जो उष्मा रहता है उसको ग्रहण करता है अपने अंदर, ठीक ना। क्या करता है? ग्रहण करता है। वही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जिसे आप मान लीजिए, जिसे एक होता है, जिसे एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? जैसे बर्फ का पिघलना। क्या? बर्फ का पिघलना। देखिए बर्फ का पिघलना, जब बर्फ को आप फ्रिज से निकाल के बाहर में रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था से तुरंत वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, तुरंत वो पिघलना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? पिघल जाता है, मतलब टूट जाता है, पिघल जाता है। तो वहाँ से क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक। क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। वो हमारा क्या कहता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यह क्या? बर्फ का पिघलना। अब मान लीजिए मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3,
जब इसको आप गर्म कीजिएगा तो ये भी क्या होगा, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। क्या होता है, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होने लगता है। क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होने लगता है। बर्फ जब पिघलता है तो वहाँ पर उष्मा का अवशोषण होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो ये मेरा 2 को क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। इसका परिभाषा चलते हैं, लिखते हैं। क्या होगा परिभाषा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा लिखिए, कुछ उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या कराता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कराता है। ठीक, तो ये मेरा हुआ क्या, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला मेरा आता है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। क्या आता है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। अगला पर चलते हैं, मेरा आता है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में चलते हैं, उसको बढ़िया से समझेंगे, ठीक ना। चलिए अगला मेरा आता है, क्या टॉपिक है अगला, मेरा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार आता है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का, सॉरी कान लिखना था, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, जिसमें पहला आता है मेरा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए आप संयोजन के मतलब ही समझ रहे हैं क्या, मतलब संयोग होना, मतलब जुड़ना। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया कोई ऐसा होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब जुड़ता है तो एक नए यौगिक का निर्माण कर देता है। क्या, जुड़ना। यहाँ पर संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो जुड़ना का मतलब क्या, जैसे कोई भी यौगिक, मतलब कि कोई पदार्थ ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, दोनों को जोड़िए तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि बहुत है, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया आप करवा रहे थे, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया आप जिसको जोड़ रहे थे, वो हमारा सब संयोजन अभिक्रिया था। क्या, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो पहले इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, जैसे पहले परिभाषा लिख देते हैं, जिसके बाद हम एग्जांपल से समझा देते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है,
नए पदार्थ का निर्माण करता है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कोई भी आप अभिक्रिया ले लीजिए, जैसे ले लीजिए आप H2 प्लस Cl2, जब ये अभिक्रिया बन करता है तो 2HCl, ये क्या हुआ, जुड़ा। जैसे आप ले लीजिए मैग्नीशियम प्लस Cl2 ले लीजिए तो MgCl2 बना देता है, ठीक। जैसे आप ले लीजिए CaO प्लस CO2 बन जाता है हमारा CaCO3, ठीक। जैसे आप ले लीजिए, जैसे आप क्या ले सकते हैं, जैसे ले लीजिए आप Na ले लीजिए और NO3 ले लीजिए तो ये हमारा बन जाता है NaNO3 बन जाता है। क्यों, यहाँ पर प्लस 1 होता है ना, प्लस 1, यहाँ पर ही -1 होता है। जब 1 1 रहता है तो सब वही लिखा जाता है। ये सब हुआ मेरा क्या, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करके अभिक्रिया किया। यहाँ पर हमारा बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अलग पदार्थ हो गया ना, उसका हाइड्रोजन और क्लोरीन वहाँ पर भाग लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर निर्माण होता है, तो वही नए पदार्थ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो वही हमारा क्या होता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। अगला मेरा आता है वियोजन अभिक्रिया। क्या आता है, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा मेरा आता है अगला मेरा आता है वियोजन अभिक्रिया। चलिए देखिए बढ़िया से, क्या दूसरा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा मेरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, सॉरी बढ़िया से लिख देते हैं, इसका 2 नाम है। दूसरा देखिए, वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया बोला जाता है। वियोजन या अपघटन देखिए, वियोजन या अपघटन का मतलब ही होता है टूटना, वियोजित होना, टूटना। वियोजन में क्या होता है, टूटना। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े यौगिक टूटकर क्या करता है, छोटे छोटे नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। चलते हैं इसको हम परिभाषा से आपको समझाते हैं, जिसके बाद एग्जाम्पल से समझाएंगे। क्या, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक नए छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इसको हमने गर्म किया तो ये टूट गया CaO प्लस CO2 में। मतलब ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया। जिसे 2KClO3 तोड़िए,
2KClO3 तोड़िए, जब इसको गर्म कीजिएगा तो टूट जाएगा 2KCl प्लस 3O2 में। क्या 2KCl प्लस 3O2 में टूट जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ये बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक नए छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, वही हमारा क्या होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक ना। अगला चलते हैं। अगला मेरा आता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला मेरा आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का ही तीसरा प्रकार है। तीसरा है इसका, तीसरा प्रकार में चलते हैं। क्या है देखिए, तीसरा मेरा प्रकार में आता है, तीसरा है ना, एकल विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया पूछे या एकल विस्थापन अभिक्रिया पूछे, बात बराबर है। आपको विस्थापन अभिक्रिया का, एकल विस्थापन अभिक्रिया का ही परिभाषा देना है। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब वो होता है जैसे कि आप बहुत बरियार हैं, ठीक ना, बहुत बलवान है, ठीक, और किसी के परिवार से लड़ गए और उसको आप उजाड़ दिए, उसके परिवार को आप क्या किए हैं, नष्ट भंग कर दिए, तो ये हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जिससे हम चलते हैं किस पर, इसका एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा है यहाँ पर के है, ठीक ना, ये मेरा जैसे CuSO4 से अभिक्रिया किया, ये मेरा पोटेशियम है, ठीक, क्या है, पोटेशियम है। ये मेरा क्या है, कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट। जब ये अभिक्रिया किया, देखिए सक्रियता श्रेणी का आपको हम बताएंगे, उसका मतलब क्या होता है, पहले इसका आप समझ लेते हैं। पहले संयोजकता कितना होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पोटेशियम का संयोजकता होता है +1, कितना होता है, +1, ये तो समझ गए। SO4 होता है सल्फेट, इसका होता है 2-। और यहाँ पर CuSO4 है, यहाँ पर निकालिएगा कॉपर का, तो यहाँ पर आ जाएगा +2, कितना हो जाएगा, +2। समझिए, बढ़िया समझिएगा, ये बढ़िया अभिक्रिया है। क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है सक्रियता श्रेणी में, देखिए यहाँ देखिए, मैंने ये सक्रियता श्रेणी मैंने लिख के आया आपके लिए। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम यहाँ है, बेचारा अकेले है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जो यौगिक, यहाँ एकल विस्थापन अभिक्रिया में जो यौगिक रहता है, देखिए यौगिक किसको कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व रहता है उसको यौगिक कहते हैं। यहाँ पर कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये मेरा कौन है, यौगिक। यौगिक है। मान लीजिए ये मेरा क्या है, जो जिस पर ऋण चार्ज, क्या, जिस पर माइनस चार्ज रहता है, वो मेरी सीता है। क्या है, मान लीजिए वो सीता जी हैं, क्या, सीता जी, ठीक। और जो सीता जी के साथ जुड़े हुए हैं प्लस वाला, जो सीता जी के साथ प्लस वाला जुड़ा हुआ है, उसको हम देते हैं राम। क्या, राम, ठीक, क्या है, राम। और जो इन दोनों से अलग है, ये दोनों देखिए, ये देखिए CO, क्या, कॉपर, Cu, कॉपर पर क्या है, प्लस चार्ज है, SO4 पर माइनस चार्ज है। ये मेरा क्या हो गया, ये CSO4 जो 2- है, ये मेरा सीता हुआ, क्या हुआ, सीता। और सीता के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 2+, Cu2+, तो ये हमारा राम हुआ। और जो सबसे अलग रहता है अकेले में, क्या, अकेले में जो प्लस रहता है अकेले वाला, क्या, अकेले वाला जो बेचारा अकेला ही रहता है, वो मेरा क्या होता है, वो रावण होता है। क्या होता है, रावण होता है, ठीक, क्या होता है, रावण होता है। अब मान लीजिए कुछ समय के लिए क्या होता है, रावण बरियार हो जाता है, पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कॉपर मेरा क्या होता है, कॉपर यानी कि सॉरी, आप यहाँ पर राम का परिभाषा दे, मतलब राम का एग्जाम्पल लिए, तो राम थोड़ा कुछ देरी के लिए मान लीजिए कमजोर हो जाता है। क्या, राम भगवान जो है थोड़ा देरी के लिए कमजोर हो जाते हैं, ठीक। तो क्या करेगा रावण यहाँ पर क्या करेगा, ये थोड़ा सा बलवान है, क्या, बलवान है, तो यहाँ पर सीता जी के साथ कौन है, राम है, तो राम मान लीजिए कमजोर है, ठीक। तो रावण क्या करेगा, राम जी को वहां से हटा देगा, राम जी को वहां से मार देगा, ठीक ना। राम जी कमजोर है, राम जी से लड़के वहां से राम जी को भगा देगा। अब भगा देगा और उसके स्थान पर वो खुद चल जाएगा, सीता जी का स्थान, सीता जी के साथ वो खुद जुड़ जाएगा, यानी कि राम के स्थान पर वो खुद चल जाएगा। तो ऐसा क्यों जाता है, ये इसलिए जाता है क्योंकि
पोटेशियम जो है मेरा यहाँ पर के ये सक्रियता शरीर में सबसे ऊपर होता है, सबसे अधिक क्रियाशील शरीर होता है वो पोटेशियम होता है। ठीक, देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो सक्रियता शरीर क्या होगा, बढ़ेगा, क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ती क्रियाशीलता, क्या बढ़ती क्रियाशीलता। नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं तो क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगा, घटेगा। और हाइड्रोजन के जो नीचे रहता है वो तो पूरा ही क्रियाशीलता में बहुत ही कम रहता है, ठीक ना, और जो हाइड्रोजन के ऊपर रहता है वो क्रियाशीलता में बहुत थोड़ा अधिक रहता है। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, ठीक ना, अभी क्रियाशीलता होता है। सोडियम जिसके बाद है, जिसके बाद कैल्शियम, जिसके बाद मैग्नीशियम, जिसके बाद एल्यूमिनियम, जिसके बाद जिंक, जिसके बाद आयरन, जिसके बाद लेड, जिसके बाद हाइड्रोजन, जिसके बाद कॉपर। देखिए कॉपर यहाँ पर आया, कॉपर बहुत कमजोर है, कॉपर क्या है, बहुत कमजोर है, और पोटेशियम क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या बहुत बलवान है। तो क्या करेगा पोटेशियम, क्या करेगा पोटेशियम, क्या करेगा, राम को राम जो है राम को मारेगा और राम को वहां से भगा देगा। तो राम को भगा देगा और राम की जगह पर खुद उसका करेगा, उसका स्थान ग्रहण कर देगा। देखिए यहाँ पर राम की जगह पर चल जाएगा, राम की जगह पर चल जाएगा। ये के है, ये SO4 है। तो यहाँ पर क्या बढ़िया समझाते, देखिए ये क्या है, के है, के पर +1 चार्ज है, ये किसके साथ चल जाएगा, SO4 के साथ चल जाएगा। किसके साथ, SO4 के साथ। और SO4 पर कितना ऋण है, 2 ऋण है। कितना ऋण है, 2। इसका संयोजकता इसके पास आता है, इसका संयोजकता इसके पास आता है ना, 1 आए। देखिए ये हो गया। अब क्या, ये सीता जी हमारे हैं, क्या है सीता जी, ये हमारा क्या है रावण जी। ये रावण थोड़ा सा बलवान हो गया, ये सीता क्या किया, लेके भाग गया। ठीक, वहां से राम को भगा दिया, राम को मार के भगा दिया और सीता को लेके भाग गया। अब यहाँ पर मेरा क्या हुआ, के है, पोटेशियम 2, तो K2 हो गया, SO4 के गया, ये के गो, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये बनेगा, ठीक ना। क्या हुआ, यहाँ पर ये बना। तो ये सब तो समझ गए होंगे। तब यहाँ पर मेरा क्या बना दोस्तों, मेरा यहाँ पर बना K2SO4, क्या बना, K2SO4। ठीक, यहाँ पर मेरा अगला क्या आएगा, अब बेचारा राम क्या होगा, अकेले रह जाएगा। जब राम अकेले रह जाएगा तो ये बेचारा क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, अकेले रह जाएगा। राम क्या रहेगा, अकेले रह जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ लेंगे क्या, एक बार और समझा देते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाते हैं, देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से। ठीक, ये एग्जाम्पल, जिसे मान लीजिए मेरा है Fe है, ठीक, कितना Fe है, ये मान लीजिए अभिक्रिया किया किसके साथ, तो ये मेरा कर लीजिए, मान लीजिए मैं थोड़ा सा ये एग्जाम्पल, हाँ यही ले लेते हैं, जैसे Fe है, ठीक ना, ये मेरा फिर से कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया। ठीक, Fe कितना होता है, Fe का +2 होता है। ठीक, Fe कितना होता है, +2 होता है। कॉपर का कितना होता है, +2 है यहाँ पर, क्योंकि सल्फेट कितना है, -। अब क्या करेगा, ये रावण है, क्या है, रावण है, ये अकेला है, क्या है, रावण है भाई, ये क्या है, अकेला है। जब ये अकेला है तो भाई रावण है। और ये सीता जी हैं, और सीता जी के साथ कौन है, राम जी हैं। सीता जी के साथ कौन है, राम जी हैं। जो सीता जी के साथ जुड़ा रहता है वो राम होता है। रावण क्या करेगा, राम को मारेगा और राम को यहाँ से भगा देगा। क्या करेगा, राम को भगा देगा, और राम को भगा के सीता को क्या करेगा, हड़प लेगा। तो यहाँ पर रावण क्या है, रावण यहाँ पर आ गया। देखिए रावण यहाँ पर आ गया, देखिए रावण क्या किया, आ गया। ठीक है, +2 संयोजकता लेके। ठीक, यहाँ पर सल्फेट मेरा क्या है, सीता के साथ ये लेके भाग जाएगा, सीता को लेके भाग जाएगा। अब इसका भी संयोजकता इधर आएगा 2, इसका संयोजकता इधर आएगा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बना दिया Fe क्या बनाया, FeSO4 बना दिया। ठीक, आगे चलते हैं। बेचारा राम अब क्या करेगा, अकेले रह जाएगा। तो राम हमारा क्या है, अकेले यहाँ पर रह गया। तो ये मेरा होगा क्या, ये मेरा परिभाषा, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया किसका, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो आप इसको केमिस्ट्री भाषा में चलते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री भाषा में क्या कीजिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका कोई एक तत्व, क्या कोई एक तत्व किसी यौगिक, ये क्या यौगिक से उसके तत्वों को क्या करता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो लिख देते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका कोई एक तत्व किसी यौगिक से, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका कोई एक तत्व किसी यौगिक, ये मेरा क्या है, ओवरऑल यौगिक है, किसी यौगिक से उसके तत्व, यहाँ पर कॉपर क्या तत्व है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका कोई एक तत्व किसी यौगिक से उसके
तत्वों को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसके स्थान ग्रहण कर लेता है, उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये मेरा क्या हुआ, एकल विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा हुआ। अगला लास्ट चलते हैं, लास्ट आज का रहेगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, उसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक ना। लास्ट में टॉपिक आता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसको समझिए। देखिए द्वि विस्थापन, द्वि माने दो, विस्थापन माने विस्थापन, मतलब वो विस्थापन माने वही होता है एकल विस्थापन, ठीक ना। द्वि विस्थापन अभिक्रिया मतलब दो विस्थापन। इस बार क्या करेगा, दो ऐसा आदमी आएगा, क्या दो ऐसा आदमी आएगा, बहुत सब बढ़िया समझाएंगे, बढ़िया से पहले समझिए, ठीक ना। पहले हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको बढ़िया समझाएंगे, ठीक ना। ठीक, देखिए मान लीजिए एक मेरा है क्या, KCl है, क्या KCl है, ठीक। ये KCl है, ये क्या किया, Na2SO4 से अभिक्रिया किया, Na2SO4 से अभिक्रिया किया। देखिए क्या बताएं, सीधी सी बात इतना समझिए। देखिए क्या होता है, इस पर कितना चार्ज होता है, +1 होता है K पर, और क्लोरीन पर कितना होता है, -1 होता है, ठीक। सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1 होता है। सल्फेट पर कितना होता है, -2 होता है, ठीक। देखिए बात इतना समझना है आपको, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। ठीक, मान लीजिए ये देखिए KCl है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, क्या पोटेशियम, K माने पोटेशियम, Cl माने क्लोरीन, तो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। Na माने सोडियम, SO4 माने सल्फेट, सोडियम सल्फेट। देखिए ये बेचारा क्या है, मान लीजिए ये जो है, जो ऋण रहता है वो पत्नी मान लीजिए, क्या वो वाइफ मान लीजिए, जो ऋण रहता है वो क्या पत्नी है, ये क्या है पत्नी है, ठीक। और ये क्या है पत्नी है, ठीक। और जो धन चार्ज रहता है, जो जिस पर प्लस चार्ज रहता है वो मान लीजिए पति है, क्या है पति है, ठीक। जिस पर धन चार्ज रहता है वो क्या है पति है। क्या करेगा जानते हैं, यहाँ पर अदला बदली करेगा, क्या करेगा अदला बदली, क्या करेगा, ये है, ये पति है जो, ये इसकी पत्नी को लेकर भाग जाएगा, किसकी, ये पति है जो मतलब कि दूसरा वाला पति है, उसके पत्नी क्या करेगा, लेकर भाग जाएगा, ठीक। और जो इसका पत्नी है, किसका, इसका पत्नी, देखिए जो इसकी पत्नी है इसको ये लेके भाग जाएगा, बस इतना सही होगा। क्या करेगा, इसका पत्नी, जो इसकी पत्नी है वो इसका पति लेके भाग जाएगा, ठीक। इसकी पत्नी जो है इसका पति लेके भाग जाएगा, और इसकी पत्नी जो है, इसकी जो पत्नी है इसको इसका पति लेके भाग जाएगा। बढ़िया समझिए कैसे लेके भागेगा, हम बताते हैं आपको। देखिए इसका पति है ना, है ये इसका पति है, इसका पति ये है, ठीक। ये इसकी पत्नी के, इसके पत्नी है ना, ये इसको लेकर क्या करे, ये भाग गया, क्या किया भाग गया, तो भाग गया। यहाँ पर देखिए K भागा, और यहाँ पर क्या भागा, SO4
2 माइनस भागा लेके भाग गया। ये देखिए ये क्या है, इसका पति है, इसका क्या पति, पति यहाँ पर इसका लिख दिए, ठीक। इसका पति क्या किया, इसके पत्नी को लेके भाग गया, यहाँ पर आगे चलिए। अब ये क्या करेगा बेचारा, ये थोड़ा सा बलवान था, इसका पत्नी को लेके भाग गया। अभी करेगा, अरे साला तो हमारे पत्नी के लिए भागा है, हम ही तो पत्नी को लेके भागेंगे। ये क्या किया, ये पति है, ये तुरंत इसकी पत्नी को लेकर भाग जाएगा। ये क्या एन ए पर +4 1 है, +4 1 है। ये किसकी पत्नी, इसकी पत्नी की जो बची थी बेचारी, ये तो इसको लेकर भागिए गया, ये तो इसकी पत्नी को लेकर भाग गया। अब इसकी पत्नी जो बची हुई है, ये पति इसका लेकर भाग जाएगा। क्या है यहाँ पर Cl है, पहले ये क्या है, सोडियम है, सोडियम दे दिए, ठीक ना। ये इसकी पत्नी को लेकर भाग गया, जिसका नाम है Cl1-, ठीक। अब क्या करेगा, अब अभिक्रिया करेगा। देखिए इसका संयोजकता इधर एक है ना, इसका संयोजकता इधर आ जाएगा, इसका संयोजकता इधर, इसका संयोजकता इधर, इसका संयोजकता इधर। यहाँ पर K है 2, K2 बना दिया, SO4 के गए, एक के गए तो SO4 बना दिया, ठीक। आगे चलिए, यहाँ पर Na के गए एगो है तो Na एगो है, और Cl के गए एगो, तो यहाँ पर क्या आ गया, K2SO4, क्या आ गया, K2SO4 + NaCl, क्या करेगा, NaCl। देखिए यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम जो है सक्रियता श्रेणी में, पोटेशियम जो है सक्रियता श्रेणी में सोडियम से ऊपर होता है। सोडियम के साथ जो भी आएगी उसको ये क्या करेगा, लेके भाग जाएगा, मतलब उसको विस्थापित कर देगा। वो हमारा क्या होगा, द्विविस्थापन, दो यहाँ पर हेरा फेरी हो गया। मतलब इसकी पत्नी को ये लेके भाग गया और इसकी पत्नी को ये लेके भाग गया, ठीक ना, दोबारा हो गया, ठीक ना। तो ये सब मिटा देते हैं, पति पत्नी वाला झंझट हटा देते हैं। तो क्या हुआ, आप देखिए, हम केमिस्ट्री भाषा में बोलते हैं, क्या कब बोलेंगे, क्या होगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करता है, दो यौगिक अपने आयनों का क्या करता है, अदला बदली करता है, वह हमारा क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। लिखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों को अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, कहलाता है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा है यहाँ पर FeSO4 है, ठीक ना। यहाँ पर मेरा Fe क्या है, FeSO4 है, ठीक ना। ये मेरा HCl से अभिक्रिया किया है, किसके साथ, मान लीजिए नहीं, या तो ले लीजिए, मान लीजिए FeCO3 ले लीजिए, ठीक ना। FeCO3 ले लीजिए और CuSO4 ले लीजिए, इसका अभिक्रिया कराइए। देखिए इसका संयोजकता +2 होता है, इसका -2 होता है, इसका +2 होता है, इसका -2 होता है। क्या होगा, अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको लेकर भाग जाएगा, किसको, ये इसको लेकर भाग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील क्या है, आयरन। अब क्या करेगा, ये कॉपर फिर बचेगा, इसको लेकर भाग जाएगा। तो Fe इसका भी संयोजकता 2 है, इसका भी संयोजकता 2 है, तो बराबर कट जाएगा। FeCSO4 क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस यहाँ पर Cu है। अब Cu क्या करेगा, Cu कार्बोनेट को लेके भाग जाएगा, क्या, कार्बोनेट के लेके भाग गया। क्या किया, देखिए पहला नंबर, सबका संयोजकता कितना है, बराबर है, 2-2-2 है। जब 2-2 संयोजकता है तो क्या करेगा, एक दूसरे के एकक में काट देगा, ठीक ना, एकक में काट देगा। यहाँ पर आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को लेके क्या करेगा, भाग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर सिर्फ कार्बोनेट बचेगा, क्योंकि आयरन तो लेके भाग गया सल्फेट को। अब कॉपर क्या करेगा, कार्बोनेट को लेके भाग जाएगा। तो ये क्या होगा, कॉपर कार्बोनेट, ठीक ना। इसका आप नाम लिख लीजिएगा। तो ये हुआ मेरा आज का लेक्चर 3।
लेक्चर 3 में मैंने कहाँ तक करवा दिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया तक। आगे जो बचा हुआ है अभिक्रिया वो सब करवाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।